हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि देश में हर वर्ग सशक्त हुआ और भारत तेजी से विकास कर रहा है। गोयल ने भारत की आर्थिक नीतियों और विकास पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा धारकों के लिए एक नया आदेश जारी किया, जिससे अमेरिका में उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इस नए आदेश से वीज़ा नियमों में सख्ती होने की संभावना जताई गई, जिससे विदेशी कर्मचारियों और कंपनियों पर असर पड़ सकता है। नए नियम के तहत H-1B वीज़ा का आवेदन करने वालों की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चेक की जा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड कांग्रेस में विधायक दल के नेता और मंत्री के बीच विवाद बढ़ चुका है, जिसके कारण केसी वेणुगोपाल सोमवार को सभी सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी के राजू से भी कई नेताओं ने मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि कुछ नेता उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वहीं प्रदीप यादव ने भी अपनी बात रखी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने कृषि और किसानों से जुड़े पूरे ढांचे को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की शासकीय योजना के तहत दिल्ली में किसानों की डिजिटल पहचान और कृषि भूमि का जियो मैप तैयार किया जाएगा। इसके बदले में केंद्र सरकार दिल्ली को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो लक्ष्यों की पूर्ति पर आधारित होगा। इस निर्णय से खेत का वास्तविक रिकॉर्ड तैयार होगा और योजनाओं में गड़बड़ी कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, डाक विभाग ने डिजिटल क्रांति के साथ खुद को आधुनिक बना दिया है। जिले के सभी डाकघरों में अब डिजिटल भुगतान संभव होगा, जिससे डाक कर्मियों को रोजमर्रा के झंझट से राहत मिलेगी। पहले QR कोड और अब POS मशीन के माध्यम से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वही दोस्तों देखिए, केरल में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम घोषित के बाद कई क्षेत्रों में हिंसा बढ़ गई है। कोझिकोड जिले के एरामाला में कांग्रेस कार्यालय पर मकप्पा कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिससे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने बताया कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया। मराड़ में UDF की विजय शोभा यात्रा पर भी पत्थर फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। वायनाड में भी UDF कार्यकर्ताओं पर हमले की सूचना बताई गई है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के वोट चोरी विरोधी प्रदर्शन में PM मोदी के खिलाफ नारों से विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया और कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने नारों से किनारा करते हुए कहा कि यह पार्टी की सोच नहीं है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस जन भावनाओं को समझने में नाकाम रही। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपत्तिजनक नारे कुछ भटके हुए लोगों का काम हो सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड की बेटी कविता चंद ने इतिहास को रच दिया है। उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर तिरंगा फहराया। कविता चंद उत्तराखंड के देहरादून शहर से है और उन्होंने इस उपलब्धि से देश और राज्य का नाम रोशन कर दिया है। उनकी साहसिक यात्रा की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। वही देखिए दोस्तों, बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री महंगी होने के संकेत है। सरकार निबंधन दरों में संशोधन करने जा रही है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने सभी जिलों में MVR की समीक्षा रिपोर्ट मांगी। जिला मूल्यांकन समितियां जमीनी हकीकत के आधार पर नई दरें तय कर सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा के बिरोंडी चक्कर सैनपुर गांव के किसानों को जल्द ही आबादी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। सीओ की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद नियोजन विभाग ने सूचना जारी कर सुझाव मांगे, जिससे 100 से अधिक किसानों को लाभ पत्र मिलेगा। पात्र किसानों को नए साल में भूखंड आवंटित होंगे और ड्रॉ के माध्यम से जगह चिन्हित की जाएगी। कासना, सरसा, इटेड़ा आदि गाँव किसानों को भूखंड मिलेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना को जल्द ही अमेरिका से 3 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जबकि भारतीय नौसेना MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर को स्क्वाड्रन से शामिल होगी। इससे भारतीय सेना की शक्ति में वृद्धि होगी। अगले 10-15 सालों में भारतीय सेना 1000 से अधिक नए हेलीकॉप्टर शामिल करने की योजना बना रही है, जिनमें स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल है।
वहीं दोस्तों देखिए, भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने गूगल मैप का उपयोग करने का निर्णय लिया। शहर को रेड और येलो जोन में बांटा जाएगा, जिससे जाम की स्थिति का आकलन किया जा सके। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर सेंटर के माध्यम से रियल टाइम डाटा के आधार पर ट्रैफिक विभाग को सूचना दी जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, जियो ने नए साल 2026 से पहले 3 नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं, जिन्हें हैप्पी न्यू ईयर 2026 नाम दिया गया। इन प्लान में डेली कनेक्टिविटी के साथ एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विसेज शामिल होंगी। एनुअल प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी, डेली 2.5 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग होगी। मंथली प्लान में OTT कंटेंट और 28 दिन की वैलिडिटी है। तीसरा प्लान कम बजट वाले यूजर्स के लिए होगा, जिसमें 5 GB डेटा और एंटरटेनमेंट पैक शामिल होगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR को लेकर योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि SIR के दौरान जिन 4 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, उनमें से 85 से 90% भाजपा के मतदाता बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इससे पीडीए समाज को फायदा होगा। भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में पिछड़ने वाली है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा दी, जिससे लाखों कर्मचारियों को पेंशन भोगियों की तनख्वाह में बदलाव आएगा। आयोग महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद होगी, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि हो सकती है। यह आयोग पेंशन भोगियों के लिए भी राहत लेकर आ सकता है और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे 2026 से लागू होने की संभावना है। वहीं दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में TMC की सेंधमारी रोकने के लिए बीजेपी ने एक नई योजना बनाई। इस योजना के तहत SIR कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए सभी बूथों पर गुप्त BLO की नियुक्ति की जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य है कि इस रणनीति से TMC को कड़ी टक्कर दी जा सके और पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, महाराष्ट्र में कुछ नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। शेष नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। वहीं मतगणना 21 दिसंबर को की जाएगी। इससे पहले ही शिवसेना ठाकरे गुट के चीफ उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई गई है। दरअसल शिवसेना UBT के एक बड़े नेता सोमवार को पार्टी छोड़ सकते हैं। अब इसमें चर्चा है कि ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहरीली हवा पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करने के महत्व पर जोर दिया। अदालत का यह टिप्पणी दिल्ली में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए दिया गया। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनिंदा लोगों के सैलरी इंक्रीमेंट के फैसले को वापस ले लिया। यह फैसला CGI की मनमानी से सैलरी में वृद्धि के खिलाफ है। कोर्ट के इस कदम से वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगने की उम्मीद है और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को दर्शाता है। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में हर फरियादी से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, हर समस्या का उचित निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और उनके समाधान के लिए तत्पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले नए नियम 15 दिसंबर 2025 से पूरे देश भर में लागू हो चुके हैं। इन बदलावों से करीब 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी, बड़ी संख्या में पेंशन भोगी और पूर्व सैनिक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
वहीं अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला। राज्य के योग्य किसानों को पीएम कृषि मित्र सूर्य योजना के तहत 90% सब्सिडी पर सोलर पंप लगाने का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली बिल और अस्थायी बिजली कनेक्शन की झंझट से मुक्त कर सस्ती और भरोसेमंद सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना होगा। किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सोलर पंप लगवा सकते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियोग की तर्ज पर लागू की गई है। इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे एक और किसानों का बिजली खर्च कम होगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें सिंचाई के लिए लगातार ऊर्जा मिलेगी। अब किसानों को सिंचाई के लिए पंप लगवाने में भारी रकम खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई किसान 2 लाख कीमत का सोलर पंप लगवाना चाहता है तो उसे अपनी जेब से केवल करीब 15,000 ही खर्च करने होंगे। शेष 1,85,000 रुपए सरकार अनुदान के रूप में देगी। वहीं दोस्तों देखिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह बेहद जरूरी सूचना है। सरकार ने उज्ज्वला और सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को पूरी तरह निःशुल्क और आसान बना दिया है। अब लाभार्थियों को गैस एजेंसी या साइबर कैफे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे कुछ मिनटों में ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है। सरकार ने साफ किया है कि समय पर आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने पर एलपीजी सब्सिडी और उज्ज्वला योजना का लाभ रुक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सरकार मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने के लिए संसद में एक नया बिल पेश करेगी। इस बिल के तहत लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य इस नए कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि असम विधानसभा चुनाव के लिए यह जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत पांडा को सौंपी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी चिट्ठी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिविल एविएशन के राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल्ले को यह सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। नितिन नबीन अभी पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री है। नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस बात की चर्चा हो गई है कि नीतीश सरकार में अब नितिन नबीन की जगह कौन लेगा। इसके साथ ही नितिन नबीन की जगह लेने के लिए बिहार के कुछ नेताओं के नाम भी चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल बीजेपी में काफी समय से एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू है। बीजेपी में कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 पदों पर नहीं रह सकता, उसे एक पद छोड़ना पड़ता है। अब यही फॉर्मूला 45 साल की उम्र के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन पर भी लागू होता है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले नितिन नबीन को बिहार सरकार में मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। वहीं देखिए, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बात, इसमें एक बड़ा पेच फंस चुका है। अमेरिका ने दावा किया था कि उसे भारत की ओर से अब तक का सबसे अच्छा ऑफर मिला। इसके बाद भी अब अमेरिका अपनी ऐसी शर्त मानने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसके लिए भारत किसी भी तरह से तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी किसानों के पैदा किए सोयाबीन और मक्का खरीदे। पिछले सप्ताह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत के दौरे पर इसको लेकर काफ़ी दबाव डाला था और द्विपक्षीय व्यापार में इसकी मंजूरी देने की भी मांग की थी।